हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। हिंदी सब्जेक्ट हमारी एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। एमपीपीएससी में हिंदी 200 नंबर का पूछा जाता है। तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जिनसे हमारा एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, इसमें हमसे क्या क्या पूछेगा तो हम पहले सिलेबस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसमें शुरू करेंगे मध्य प्रदेश आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का पहला टॉपिक। ठीक है, तो अब हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा पहला टॉपिक होगा हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो हिंदी भाषा और उसका विकास, अब ये उसने हमारे सिलेबस में दिया नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे और यदि आपने एग्ज़ाम दी हो इससे पहले तो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछे गए हिंदी भाषा का विकास और उससे क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो ये हमको इसमें पढ़ना जरूरी है। तो आज का जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का विकास। ये हमारा आज का टॉपिक है। अब हिंदी भाषा का विकास, इसको पढ़ने से पहले फ्रेंड्स हमको इसके बारे में जानना जरूरी है कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का अर्थ क्या है, फिर व्याकरण के भेद कितने होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं या विभाषा किसे कहते हैं, फिर भाषा किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में हम आएंगे मातृभाषा पर, फिर मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से हमारे भारतीय नेताओं का इसमें योगदान रहा है ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें हम शुरू कर रहे हैं हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपको ये जानना होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी में व्याकरण संबंधी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहले हम जानते हैं कि व्याकरण किसे कहा जाता है। तो व्याकरण, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी व्याकरण होती है। जितने विषय होते हैं फ्रेंड्स तो सबके व्याकरण है। जैसे हिंदी है तो हिंदी की व्याकरण है, इंग्लिश है तो इंग्लिश की व्याकरण है, उर्दू है तो सर उर्दू की व्याकरण है। ऐसे अलग अलग भाषाओं की अलग अलग व्याकरण होती है। तो यहाँ पर व्याकरण का अर्थ क्या हो जाता है, तो व्याकरण का अर्थ हो जाता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण का अर्थ होता है फ्रेंड्स। क्या अर्थ हो जाता है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें लिखने का और पढ़ने का और बोलने का ज्ञान होता है या सिखाता है, तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसका अर्थ क्या समझेंगे, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है, ये हम व्याकरण कहते हैं। ये या इसका व्याकरण का अर्थ होता है। तो दो इसके अर्थ होते हैं, जो आपको सरल लगे आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला अर्थ हमने आपको क्या बताया कि भाषा वह शास्त्र है जो पढ़ना, बोलना और लिखना सिखाता है, या व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम पढ़ना, बोलना और लिखना सीखते हैं। फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा ये हो जाता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। भाषा का शुद्ध ज्ञान, ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अगर हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कहाँ पर का लिखना है, कहाँ पर की लिखना है, कहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पर संज्ञा का उपयोग होगा, कहाँ पर सर्वनाम है, विशेषण है, इन सब की जानकारी हमें कैसे होती है, व्याकरण से ही होती है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया अभी व्याकरण का अर्थ है। अब इसके बाद में व्याकरण के भेद कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, भेद कहो या प्रकार। ठीक है, तो व्याकरण के भेद 4 होते हैं फ्रेंड्स। तो 4 कौन कौन से हो जाते हैं ये इसमें देखिए। तो पहला हो जाता है वर्ण, दूसरा हो जाता है शब्द, तीसरा हो जाता है वाक्य और चौथा हो जाता है पद। ये 4 प्रकार इसके होते हैं, किसके, व्याकरण के। तो वर्ण व्याकरण, शब्द व्याकरण और वाक्य व्याकरण और पद व्याकरण,
ये 4 प्रकार इसके होते हैं, ये 4 भेद इसके व्याकरण के होते हैं। तो वर्ण भेद में इसमें हम क्या पढ़ते हैं, या वर्ण व्याकरण में क्या पढ़ते हैं, तो इसमें वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ये सब हम वर्ण में पढ़ते हैं। फिर शब्द में, तो शब्द किसे कहा जाता है, शब्द के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ये सब हम इसमें हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आता है वाक्य, तो वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के प्रकार कितने हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं। फिर पद किसे कहते हैं, पद के प्रकार कितने होते हैं, ये सब हम पद व्याकरण में पढ़ते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स, ये इन सबके अलग अलग एक एक आगे टॉपिक है। वर्ण किसे कहते हैं, इसका सेपरेट टॉपिक है, हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर शब्द किसे कहा जाता है, शब्द के प्रकार कितने हैं, इसका भी पूरा एक टॉपिक दिया है, उसको हम पूरा विस्तार में पढ़ेंगे। तो ये चारों हैं, चारों प्रकार को हम पूरा विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब इसके बाद में हम इसमें शुरू कर रहे हैं हिंदी भाषा के विकास में सबसे पहले बोली। ठीक है, तो यहाँ पर अपन शुरू कर रहे हैं फ्रेंड इसमें बोली। और हिंदी को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ कि इसका अर्थ होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहले हिंदी का अर्थ, हिंदी का अर्थ। ठीक है, अब हिंदी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा हिंदी शब्द होता है ये फारसी भाषा का शब्द है। इसको याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, और जो हिंदी शब्द होता है ये हिंदी शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, हिंद से मिलकर बना है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो हिंद शब्द है तो हिंद शब्द की उत्पत्ति सिंध से हुई है, क्योंकि फारसी भाषा में स को ह कहा जाता है। तो सिंध का क्या हुआ, तो सिंध का हुआ हिंद, और फिर जब इसी हिंद में बड़ी ई प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये शब्द बन जाता है हिंदी। ऐसे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना होगा ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हिंद, हिंद कैसे बना, तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, हिंद से, और हिंद किससे मिलकर बना है, सिंध से। तो सिंध का हुआ हिंद, और हिंद में बड़ी ई प्रत्यय जुड़ा जिससे बना ये हिंदी शब्द। ठीक है, ये ऐसे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद में हम शुरू कर रहे हैं कि हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति से पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि बोली किसे कहा जाता है, और उपभाषा किसे कहते हैं, या विभाषा किसे कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं, और भाषा के बाद फिर आएंगे हम हमारी हिंदी भाषा पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें, तो पहले देखिए यहाँ पर इसमें बोली। ठीक है, तो बोली किसे कहा जाता है ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। तो बोली की परिभाषा क्या हो जाती है, या बोली किसे कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और इसको सिर्फ सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, इसमें साहित्यिक रचना नहीं की जाती, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बोली किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका एक सीमित क्षेत्र होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बोली होती है तो बोली कहते किसे हैं, तो बोली का क्षेत्र सीमित होता है, और दूसरा इसे सिर्फ सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो सामाजिक मान्यता से तात्पर्य क्या है और सीमित क्षेत्र से तात्पर्य क्या है, तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कई प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, और कई प्रकार की बोलियों में प्रमुख है 8 प्रकार की बोलियां। ठीक है, तो जैसे बघेली है, कोरकू है, गोंडी है, तो इनका क्षेत्र सीमित है। जैसे अपन देखते हैं गोंडी बोली बोलते हैं, तो गोंड लोग या गोंड जनजाति के द्वारा गोंडी बोली जाती है, तो उसका क्षेत्र सीमित है। अब गोंड जनजाति जहाँ जहाँ पर पाई जाती है उन्हीं क्षेत्रों में गोंडी बोली जाती है। फिर इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में बघेलखंड है, तो बघेलखंड क्षेत्र में बघेली बोली जाती है, तो उसका क्षेत्र सीमित है कि नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद में उसे सिर्फ सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जो गोंड जनजाति होती है, जो गोंडी बोली बोलते हैं, तो जो गोंड जनजाति है तो सिर्फ उसी समाज में उसको बोला जाता है, उसको दूसरे लोग नहीं बोलते हैं, तो उसको सिर्फ सामाजिक मान्यता प्राप्त है। मतलब जो गोंड जनजाति है उनके ही समाज में उसको सिर्फ मान्यता प्राप्त है, वही लोग उसको बोल पाते हैं। फिर इसके बाद में जो बोली होती है इसमें साहित्य रचना नहीं की जाती,
इसमें साहित्य रचना नहीं की जाती है फ्रेंड्स, ये आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये बोली कहलाती है। तो बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसे सिर्फ सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है और इसमें साहित्य रचना नहीं की जाती। ये बोली का अर्थ होता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब बोलियां कौन कौन सी हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में 8 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो वे 8 प्रकार की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में जैसे मालवी है, बघेली है, बुंदेली है, इसके बाद फिर निमाड़ी है, कोरकू है, गोंडी है और भीली है और ब्रज। तो ये बोलियां हमारे मध्य प्रदेश में बोली जाती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें देखिए साहित्यिक रचना, ये बोली के बाद फिर अगला जो टॉपिक हमारा शुरू होता है वो है विभाषा या उपभाषा का। अगला है उपभाषा या इसी को हम विभाषा कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको विभाषा या उपभाषा कहते हैं। अब उपभाषा क्या है या विभाषा क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें तो इसका सरल भाषा में आप अर्थ याद रखना कि विभाषा किसे कहते हैं। तो जब बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, जब बोली का क्षेत्र बढ़ने लगता है तो उसे हम विभाषा या उपभाषा कहते हैं, ठीक है। अर्थ क्या है इसका कि जब बोली का क्षेत्र बढ़ने लगता है या विस्तृत होने लगता है तो उसे हम विभाषा कहते हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे इसकी परिभाषा पूछ सकता है, जैसे हमने आपको बोली की परिभाषा बताई ऐसे ही उपभाषा या विभाषा की परिभाषा भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि बताइए जो उपभाषा होती है, विभाषा होती है, उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जब बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, जब बोली का क्षेत्र बढ़ने लगता है तो उसे हम उपभाषा या विभाषा कहते हैं। अब उदाहरण कैसे, तो उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं जैसे ब्रज, तो इसका उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है, जैसे उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। तो उदाहरण अपन देखते हैं जैसे पहले ब्रज क्या थी, बोली थी। फिर ऐसे ही बुंदेली क्या थी, पहले बोली थी। ऐसे ही पहले अवधी क्या थी, बोली थी। लेकिन अब ये क्या बन चुकी है, अब ये उपभाषा बन चुकी है या विभाषा बन चुकी है, या विभाषा या उपभाषा का रूप धारण कर चुकी है ये तीनों बोलियां। कैसे, तो पहले अपन देखते थे कि जो ब्रज थी, तो ब्रज पहले एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका क्षेत्र बढ़ने लगा। तो उत्तर प्रदेश में और हमारे मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर में इसको बोला जाता है ज़्यादा। तो भिंड, मुरैना में इसका उपयोग होता है ब्रज का, वहाँ के लोग बोलते हैं इसको। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें साहित्य रचना की जाने लगी, किसमें, ब्रज में। फिर इसके बाद में बुंदेली, तो बुंदेली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और हमारे मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है बुंदेली। अब इसमें धीरे धीरे साहित्य रचना की जाने लगी। तो फिर इन बोलियों ने किसका रूप धारण कर लिया, उपभाषा का। तो फिर उपभाषा का अर्थ हम क्या समझें, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है और इसमें जब साहित्य रचना की जाने लगती है तो उसे हम उपभाषा या विभाषा कहते हैं। ये हमको इसका अर्थ याद रखना है। ऐसे ही अवधी है, तो अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। अब धीरे धीरे अवधी बोली का रूप बढ़ने लगा या इसका रूप विस्तृत होने लगा या यह क्षेत्र इसका विस्तृत होने लगा। जब इसका क्षेत्र बड़ा हो गया, व्यापक हो गया, तो फिर ये अवधी उपभाषा बन चुकी है, क्योंकि अवधी में साहित्य की रचना की गई है। उदाहरण के तौर पर आपको हम बताते हैं जैसे रामचरितमानस, तो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। तो जब अवधी भाषा में उसकी रचना की गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, तो अब यह अवधी क्या बन चुकी है, उपभाषा, या इसी को हम विभाषा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हमारी हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, विभाषाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, और कौन कौन से बोलियां हैं, तो इसमें भी टेंशन मत लीजिए। आगे जब हम पढ़ेंगे भाषा के बाद में, जब हम हिंदी का विकास शुरू करेंगे तो उस समय हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, पूरा विस्तृत रूप से उसको बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं भाषा को।
इसके बाद में अब हम शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स भाषा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा भी जाता है। तो भाषा शब्द, अब सभी लोग जानते हैं कि हर देश की अलग अलग अपनी अपनी भाषा होती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भाषा को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा का अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो भाषा शब्द होता है ये संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाषा शब्द किससे मिलकर बना है? तो संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो भाष क्या है? धातु है। और इस भाष का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भाषा शब्द होता है, तो भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से मिलकर बना है? तो भाष धातु से मिलकर बना है। और इस भाष का अर्थ क्या होता है? तो भाष का अर्थ होता है बोलना। तो फिर ये भाषा का अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ आपको याद रखना है कि भाषा का अर्थ क्या हो जाता है? तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ हो जाता है विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को, आदान प्रदान, ठीक है, के माध्यम को, आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे इसका अर्थ पूछ सकता है कि बताइए भाषा का अर्थ क्या होता है? तो भाषा का अर्थ सीधा सा होता है विचारों का आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अब ये कैसे? ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे? तो जैसे आप कुछ बोलते हैं और मैं सुनता हूँ, या मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो वक्ता के द्वारा कुछ बोला जाता है। अब वक्ता मतलब बोलने वाला। अब जैसे मैं वक्ता हूँ और आप श्रोता हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, फिर आप कुछ बोलेंगे, मैं सुनूंगा, तो हम एक दूसरे को कुछ बातें बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पर बातें जो बोल रहे हैं मतलब हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप समझ गए, आप समझ गए, समझने के बाद में आपने मुझसे कुछ बोला। ठीक है, मैंने बोला, आप समझे, फिर आप समझ गए, आपने मुझसे कुछ बोला। अब हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझकर बातचीत कर रहे हैं। तो यही क्या है? तो यही माध्यम क्या है फ्रेंड्स? तो यही तो हमारी भाषा होगी। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं, इसको आप याद रखना। फिर इसके बाद में कुछ विद्वानों के द्वारा इसमें परिभाषा दी गई है भाषा की, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी परिभाषा है ये आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए, तो इसमें परिभाषा, ठीक है, तो इसमें एक परिभाषा आपको ध्यान रखना है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दी है, किसकी? भाषा की। तो भाषा की इन्होंने परिभाषा दी है कि भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने विचारों को भली भांति दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझता है या स्पष्ट समझ सकता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु ने परिभाषा दी है, तो इसे आप याद रखना फ्रेंड्स। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भाषा का अर्थ बताते हुए उसकी एक परिभाषा लिखिए। तो पहले हमने इसका अर्थ बताया और फिर उसकी परिभाषा बताई। अब परिभाषा हम बता रहे हैं किसकी? कामता प्रसाद गुरु की। तो जब कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा हम बताएंगे तो उसमें आपको हूबहू लिखना है। कैसे? तो उन्होंने जो बोल कर गए हैं वही हमको बताना है, हमें अपनी तरफ से कुछ भी घटा बढ़ाकर नहीं लिखना है। तो जब हम कोई भी परिभाषा शुरू करते हैं फ्रेंड्स, या किसी भी विद्वान का कथन हम लिखते हैं, तो उसको ध्यान रखना आप कि जब भी कथन लिखें आप या फिर किसी भी विद्वान की परिभाषा लिखें आप, तो आप उसमें ये डबल इन्वर्टेड कामा जरूर लगाएं। ठीक है, और जहाँ पर आपने ये डबल इन्वर्टेड कामा लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस विद्वान ने जो कथन या परिभाषा दिया है हमको सिर्फ वही लिखना है, हम उसमें अपनी तरफ से कुछ भी घटा बढ़ाकर नहीं लिख सकते। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो कामता प्रसाद गुरु ने इसकी परिभाषा दी है भाषा की, वो क्या दिया है? तो देखिए इसमें, तो इन्होंने कहा है कि भाषा वह माध्यम है, भाषा
वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझ सकता है। ये आपको इनकी परिभाषा ध्यान रखना है। और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जहाँ पर भी किसी विद्वान का कथन समाप्त होता है या उसकी परिभाषा समाप्त होती है तो उसके बाद आपको ये डबल इन्वर्टेड कामा लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, इनका बहुत महत्व होता है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारी हिंदी व्याकरण में अगर आपने ऐसी गलतियां कर दी, ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा का उपयोग नहीं किया, तो डबल इन्वर्टेड कामा का अगर आपने उपयोग नहीं किया किसी कथन में, परिभाषा में, तो वहाँ पर हिंदी में आपके नंबर कटते हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा नंबर दिलाता है। और अगर हम इसमें सावधानियां नहीं रखेंगे, हम इसमें गलतियां करेंगे तो नंबर भी सबसे ज़्यादा इसी विषय में कटते हैं, है ना। तो आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो व्याकरण में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये इस इन्वर्टेड कामा का मतलब होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी व्यक्ति की परिभाषा लिखें, इसका कथन लिखें, तो डबल इन्वर्टेड कामा जहाँ से उसकी परिभाषा आप शुरू कर रहे हैं वहाँ से ये डबल इन्वर्टेड कामा शुरू कीजिए, और जहाँ पर उसका कथन समाप्त हो जाता है, परिभाषा समाप्त हो जाती है, ये फुल स्टॉप लगाने के बाद में आपको ये डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि फुल स्टॉप से पहले डबल इन्वर्टेड कामा लगा देते हैं और फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप होता है फ्रेंड्स, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अब आगे इसमें हम शुरू करते हैं कि भाषा से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ इसमें देखिए इससे संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं। तो क्या है वो विशेष तथ्य जो आपको याद रखना जरूरी है? विशेष तथ्य। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष तथ्य हैं। इसमें पहला हो जाता है पहला, तो पहला विशेष तथ्य क्या होगा इसमें कि भाषा परिवर्तनशील होती है। पहला क्या हो जाएगा इसमें, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भाषा होती है ये परिवर्तनशील होती है। अब ये परिवर्तनशील का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो भाषा हमेशा एक जैसी नहीं होती है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, इसमें कभी कभी कुछ नए शब्द आते रहते हैं और जो ज़्यादा पुराने शब्द होते हैं वो खत्म भी हो जाते हैं, है ना। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना होगा। अब ये कैसे, तो अपनी हिंदी की हम बात करें तो जैसे अब इसमें अपन देखते हैं हिंदी की बात करने में, तो देखिए इसमें जैसे पहले जो आ होता था आ, ठीक है, आ, तो आ पहले आता था इस प्रकार से, जो आपने देखा होगा कभी पुरानी हिंदी में, ऐसे पहले आ इस प्रकार से होता था। अब धीरे धीरे ये हमारी हिंदी से गायब हो चुका है, लुप्त हो गया है। तो अब इसकी जगह क्या आ गया, अब इसकी जगह ये आ गया है। हम इस आ को लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, इस प्रकार से आ को हम लिख रहे हैं। तो परिवर्तनशील होती भाषा मतलब इसमें शब्द आते रहते हैं और जाते रहते हैं, जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं वो चले जाते हैं और नए शब्द इसमें आते रहते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जब भाषाओं में परिवर्तन होता रहता है तो उसी को हम कहते हैं परिवर्तनशील। ये इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर दूसरा आपको इसमें याद रखना है कि भाषा व्यापक होती है। व्यापक होती है भाषा, व्यापक मतलब इसका क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कि बोली, विभाषा और उपभाषा। तो बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है या सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, उसका क्षेत्र छोटा होता है। फिर उपभाषा, तो बोली से जो बड़ा क्षेत्र होता है वो कहलाता है उपभाषा।
फिर उपभाषा से जो बड़ा क्षेत्र होता है वह कहलाती है भाषा। तो अब मैं आपको एक उदाहरण से इसमें बताता हूँ कि जैसे अगर बोली का क्षेत्र ये है, ठीक है, ये बोली का क्षेत्र है, तो इससे बड़ा क्षेत्र किसका हो जाएगा? तो इससे बड़ा क्षेत्र हो जाता है उपभाषा का या बेभाषा का। फिर इसके बाद में इससे बड़ा क्षेत्र किसका हो जाएगा? तो इससे बड़ा क्षेत्र हो जाता है भाषा का। आ रहा समझ में? तो इससे आप समझ सकते हैं। तो भाषा का क्षेत्र कैसा होता है फ्रेंड्स? तो भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती है। 3000 भाषाओं में से प्रमुख हमारी हिंदी भी स्थान रखती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद में फिर जितनी भी भाषाएं होती हैं तो हर भाषाओं की अपनी अपनी एक व्याकरण होती है। ये सब इससे संबंधित विशेष तथ्य हैं हमारी भाषा से संबंधित, ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में हम शुरू कर रहे हैं इसमें भाषा के आधार, ठीक है। तो भाषा के आधार कौन कौन से हैं ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। भाषा का आधार, तो भाषा के 2 आधार होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। भाषा के 2 आधार होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला हो जाता है मानसिक आधार और दूसरा हो जाता है भौतिक आधार। ये 2 आधार इसके होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब पहला है मानसिक आधार। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार का वर्णन कीजिए। अब 3 नंबर में आपसे पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है कि भाषा लिखा हमने, भाषा का आधार, और उसके नीचे मानसिक और भौतिक आधार हमने लिख दिया, ठीक है। और इसका एक एक लाइन में आप अर्थ लिख दीजिए, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें समझते हैं कि मानसिक आधार क्या है, और दूसरा फिर इसमें समझेंगे कि भौतिक आधार क्या होता है। तो मानसिक आधार, तो जब कोई भी व्यक्ति या वक्ता अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो उसे हम मानसिक आधार कहते हैं, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो मानसिक आधार का मतलब क्या हुआ फ्रेंड? जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है। अब मैं कुछ विचारों को अभिव्यक्त करता हूँ तो वह क्या होगा? वह कहलाता है मानसिक आधार, ठीक है। और फिर दूसरा भौतिक आधार, तो भौतिक आधार क्या होता है कि जो श्रोता विचारों को ग्रहण करता है या भाषा को ग्रहण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम भौतिक आधार कहते हैं, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक कीवर्ड आपको याद रखना है। तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा मानसिक आधार का? कि वक्ता, इसमें वक्ता विचारों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? तो इसमें वक्ता विचारों को अभिव्यक्त करता है, इसमें मानसिक आधार में। और भौतिक आधार क्या होता है? तो भौतिक आधार में जो श्रोता होता है, ठीक है, तो श्रोता विचारों को ग्रहण करता है या भाषा को ग्रहण करता है। श्रोता विचारों या भाषा को ग्रहण करता है, ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 2 पक्ष होंगे, एक वक्ता होगा और दूसरा श्रोता होगा। तो मानसिक आधार में क्या होता है? तो इसमें विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है, और भौतिक में क्या होगा? श्रोता भाषा को ग्रहण करता है, विचारों को ग्रहण करता है। इसी से फिर क्या होता है? इसी से भाषा का निर्माण होता है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार कौन कौन से हैं, तो भाषा के 2 ही आधार होते हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है कि भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब भाषा के प्रकार में देखिए यहाँ पर भाषा के प्रकार, तो भाषा के प्रकार 3 होते हैं जो आपको याद रखना फ्रेंड्स। एग्जाम में अपने से बार बार पूछा भी जाता है कि भाषा के प्रकार बताइए। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर आप देखिए। तो इसके 3 प्रकार में पहला प्रकार हो जाता है मौखिक प्रकार। पहला क्या हो जाता है? पहला हो जाता है मौखिक,
और दूसरा दूसरा हो जाता है लिखित, और तीसरा हो जाता है सांकेतिक। ये 3 प्रकार इसके होते हैं। तो एग्जाम में भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं या भाषा के रूप कितने होते हैं, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर पहला देखिए मौखिक प्रकार, ठीक है। तो मौखिक इसकी जो इकाई होती है, तो मौखिक का मतलब क्या होता है? सीधा सा जो बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मौखिक का मतलब क्या है? जो बोला जाता है, ठीक है। और इसकी जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि। तो इसको हम सरल भाषा में कैसे याद रखेंगे? तो सरल भाषा में आपको याद रखना है कि जब विचारों का आदान प्रदान ध्वनि के माध्यम से किया जाता है या बोलकर किया जाता है, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है। मैं जो भी बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ठीक है। फिर आप मेरी बातों को समझेंगे, मेरे विचारों को समझेंगे, और समझकर आप मुझे फिर से उत्तर देंगे। तो हम एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं और एक दूसरे का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा मौखिक प्रकार, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो जब विचारों का आदान प्रदान ध्वनि के माध्यम से होता है या बोलकर होता है, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ये मौखिक भाषा का अर्थ होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद में दूसरा हो जाता है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा की जो इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्ण होते हैं। तो इसमें विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो इसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है। तो जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है या लिखित में होता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आ रहा कुछ समझ में? देखो, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ लिखित भाषा का। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग पत्र लिखते थे। पहले तो मोबाइल नहीं था, पहले टेलीफोन भी नहीं था, मोबाइल नहीं था ज़्यादा। तो पहले क्या होता था? पहले हम पत्र लिखते थे पुराने ज़माने में। तो पत्र लिखते थे, ठीक है। अब हमने जैसे पत्र लिख कर भेजा, फिर उधर से हमारे जो भी रिश्तेदार हैं वो लोग भी पत्र लिखकर फिर उसका उत्तर देते थे। तो ये भाषा क्या हुई? लिखित भाषा। फिर इसके बाद में जैसे मैं कुछ लिखकर आपको बता रहा हूँ, फिर आप भी उधर से कुछ लिखकर मुझे बताएंगे। तो हम लिखकर जो विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, यही कहलाता है लिखित भाषा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो सीधी सी बात है, इसको आपको याद रखना है कि लिखित भाषा क्या होगी। तो इसमें विचारों का आदान प्रदान या विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या होता है? लिखित आधार होता है, ठीक है। तो लिखित रूप से इसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, ये कहलाता है लिखित प्रकार। इसके बाद फिर तीसरा आता है सांकेतिक। अब सांकेतिक भाषा क्या होती है? तो सांकेतिक भाषा, तो यहाँ पर संकेत का मतलब आप क्या समझते हैं? तो संकेत का मतलब आप यहाँ पर सीधा इशारा या जो इशारे होते हैं, तो जब विचारों का आदान प्रदान इशारों के माध्यम से हो, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है फ्रेंड्स। इसको याद रखना, आप लोग एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो सांकेतिक भाषा का मतलब क्या हुआ कि जब विचारों का आदान प्रदान हम इशारों के माध्यम से करते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये सांकेतिक भाषा का अर्थ हुआ। अब ये कैसे? तो ये हम देखते हैं कि जैसे कुछ लोग इशारा करते हैं, जैसे बाय बाय, अपन हाथ हिलाते हैं ना, हिलाते हैं, मतलब हाथ हिला रहे तो क्या है कि हम जा रहे हैं। फिर इसके बाद में किसी को प्यास लगती है, अब वो बोलना नहीं चाहता, ठीक है। कुछ गूंगे लोग भी होते हैं। अब वो गूंगे लोग बोल तो नहीं सकते, तो अब उनको पानी पीना है, तो वो कैसा इशारा करेंगे? तो वो ऐसे हाथ करके दिखाते हैं, मतलब पानी पीने की बोल रहे हैं वो। ऐसे ही जब किसी गूंगे व्यक्ति को मान लो भूख लगती है, तो भूख लगती है तो ऐसे इशारा करते हैं, ठीक है। तो मतलब खाना खाने की बोल रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। तो सीधी और सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि सांकेतिक भाषा क्या है। तो सीधी सी बात है कि जब विचारों का आदान प्रदान कैसे हो? इशारों के माध्यम से हो, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये इसके 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, जो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये हुए भाषा के प्रकार।
अब भाषा के प्रकार के बाद में हम शुरू कर रहे हैं इसमें कि हमारे भारत में कौन कौन सी भाषाएं और कौन कौन से भाषा परिवार हुए। अब भाषा परिवार को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में जो भाषाएं होती है तो भाषाओं का वर्गीकरण कैसे होता है। तो पूरे विश्व में जो 3000 भाषाएं होती है उनका वर्गीकरण 2 आधार पर होता है। ठीक है, तो उसमें एक होता है अमूलपरक और दूसरा होता है पारिवारिक। तो हालांकि ये हमारी एग्ज़ाम में न तो पूछा गया है और नहीं पूछा जाएगा। तो हम इसमें शुरू करेंगे सीधा भाषा परिवार। ठीक है, पहले इसमें हम शुरू करते हैं यहाँ पर सीधा भाषा परिवार। ठीक है, भाषा परिवार। अब ये भाषा परिवार क्या है फ्रेंड्स? तो अब देखो, भाषा का अर्थ तो हमने आपको बताया कि भाषा का अर्थ क्या होता है, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। और परिवार क्या है? तो परिवार एक समूह होता है। जैसे हम लोग अपने अपने परिवार में रहते हैं, तो हमारे परिवार में सभी सदस्य रहते हैं। तो माता जी भी है, पिताजी भी है, भाई भी है, ठीक है, चाचा जी भी हैं, सभी लोग साथ में हम रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? परिवार एक समूह है। तो समूह किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंसानों का ही समूह हो। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम भाषा परिवार की भी बात कर रहे हैं। तो फिर भाषा परिवार का मतलब क्या हो जाता है? तो आपस में संबंधित भाषाओं को ही भाषा परिवार कहा जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि भाषाओं के समूह को हम भाषा परिवार कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि आपस में संबंधित भाषाओं को, आपस में संबंधित भाषा को ही भाषा परिवार कहा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा या पूछ सकता है कि बताइए जो भाषा परिवार होता है उसका अर्थ बताइए। तो भाषा परिवार का अर्थ सीधा सा हो जाता है कि आपस में संबंधित भाषाएं। तो जितनी भी भाषाएं सब आपस में संबंधित होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसी को हम भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कि पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं होती हैं, ठीक है, तो पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं होती है वे भाषाएं किसी न किसी भाषा परिवार की सदस्य हैं, है ना। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पूरे विश्व में ऐसी लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो लगभग पूरे विश्व में 3000 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। और ये जो 3000 प्रकार की भाषाएं होती है इनको किसी न किसी भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो हमारे विद्वानों के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 12 भाषा परिवार से लेकर 100 भाषा परिवार होते हैं। ठीक है, जिनमें से हम 13 भाषा परिवारों के बारे में पढ़ते हैं। तो कहीं पर 13 मिलता है, कहीं पर 12 मिलता है। ठीक है, तो इनकी एक निश्चित संख्या नहीं है, पर कम से कम 12 भाषा परिवार। तो 12 भाषा परिवार से लेकर 100 भाषा परिवार तक भाषा परिवार पूरे विश्व में होते हैं। तो हमको वो नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पर से पढ़ना है हमारे भारत में जो भाषा परिवार है उसके बारे में हमको पढ़ना है फ्रेंड्स। तो भाषा परिवार का अर्थ आपको याद रखना है कि भाषा परिवार किसे कहते हैं? तो आपस में जो भी भाषाएं संबंधित होती हैं उसको हम भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, अब जो भाषा परिवार होता है तो हमारे भारत में जो भाषाएं होती हैं उन भाषाओं को किस किस भाषा परिवार में रखा गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो हमारे भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है उनको 4 भाषा परिवार में शामिल किया गया है। अब ये 4 भाषा परिवार कौन कौन से होते हैं तो इनके नाम आप देखिए। तो भारत में जो भाषाएं होती हैं उनको भारत में 4 भाषा परिवार में शामिल किया गया है। कौन कौन से? तो पहला हो जाता है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा हो जाता है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा हो जाता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, तीसरा चौथा हो जाता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ऐसे इसको 4 भाग में बांटा गया है। मतलब हमारे भारत की जितनी भी भाषाएं होती है उन सभी भाषाओं को कितने भाषा परिवार में शामिल किया गया है? तो उनको ये 4 भाषा परिवार में शामिल किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें पहले हम शुरू करते हैं भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार के बाद में फिर हम शुरू करेंगे द्रविड़ भाषा परिवार, और फिर उसके बाद में शुरू करेंगे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और फिर शुरू करेंगे चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है,
तो इसमें देखिए सबसे पहले भारोपी भाषा परिवार। अब जो भारोपी भाषा परिवार होता है फ्रेंड्स, तो ये हमारे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब जो भारोपी शब्द होता है, तो भारोपी शब्द कैसे मिलकर बनता है ये इसमें देखिए जरा। जो भारोपी शब्द होता है ये भारत प्लस यूरोप से मिलकर ये बनता है, जैसे अपन कहते हैं भारोपीय। ठीक है। अब जो भारोपी परिवार होता है ये पूरे भारत का और हमारे विश्व का भी सबसे बड़ा भाषा परिवार होता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा होता है, तो ये भारोपी भाषा परिवार होता है और हमारे भारत में भी सबसे बड़ा भाषा परिवार है ये। ठीक है। तो इसमें आप देखिए जो भारोपी भाषा परिवार होता है, इसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो देखिए यहाँ पर कि ये भारत की जो भाषाएं होती हैं उनको शामिल किया गया है, फिर इसके बाद में यूरोप की भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, फिर इसके बाद में इसका मूल स्थान क्या है, तो इसका मूल स्थान आपको याद रखना है कि जो भारोपी भाषा परिवार है इसका मूल स्थान क्या होगा, इसका मूल स्थान है इसका ब्रांदेस्तान। ठीक है। अब ये ब्रांदेस्तान क्या है, तो ये ब्रांदेस्तान फ्रेंड्स ध्यान रखना कि जो हमारा यूरोप होता है, तो यूरोप का जो दक्षिणी भाग होता है, ठीक है, तो उसके दक्षिणी भाग में किर्गिज का मैदान होता है। ठीक है। तो यूरोप में यूराल पर्वत का नाम सुना है सबने, तो यूरोप में यूराल पर्वत है और यूराल पर्वत के दक्षिण में जो किर्गिज का मैदान है उसे कहा जाता है ब्रांदेस्तान, और इसी ब्रांदेस्तान को भारोपी भाषा परिवार का मूल स्थान माना गया है। ठीक है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसमें कुछ यूरोप की भाषाओं को शामिल किया गया है, कुछ इधर हमारे अरेबियन कंट्री हैं उनकी भाषाओं को शामिल किया गया है और हमारे भारत की भाषाओं को शामिल किया गया है, इसलिए यह सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपी भाषा परिवार। ये इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में जो भारोपी भाषा परिवार होता है इसमें बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, मतलब हमारे भारत की कौन सी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, तो मैं आपको देखो इसमें मैप के आधार पर बताता हूँ कि हमारा जो भारत का मैप होता है, तो भारत के मैप में देखिए आप इसमें उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत क्या होता है, तो उत्तर भारत का मतलब हो जाता है कि हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसका उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है भारत का, वह कहलाता है उत्तर भारत, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो निचला हिस्सा होता है वह कहलाता है दक्षिण भारत। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ये हमारा एमपी होता है। ठीक है, ये हमारा एमपी है। अब हमारे मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो उत्तरी हिस्सा कहलाता है ये होता है उत्तर भारत। ठीक है, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो निचला हिस्सा होता है ये कहलाता है दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं होती हैं, उत्तर भारत की सभी भाषाओं को भारोपी भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्या याद रखना है फ्रेंड्स आपको, कि इसमें उत्तर भारत की भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो उत्तर भारत की भाषा जितनी भी हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है, किसमें, भारोपी भाषा परिवार में। तो इसको याद रखना फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो उत्तर भारत में जैसे अपन देखते हैं कि इधर राजस्थान में, फिर इसके बाद में अपने उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन सब को भारोपी भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारी हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो हमारी हिंदी भारोपी भाषा परिवार की भाषा है, इसको याद रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछ सकता है। तो हमारी हिंदी ये भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। अब ये भारोपी भाषा परिवार, ये भाषा परिवार में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो हमारे भारत में, उत्तर भारत में जो लोग भाषाएं बोलते हैं, तो कितने प्रतिशत लोगों को इसमें शामिल किया गया है, तो हमारे भारत में जो बोलने वाले हैं
उनका 73% मतलब 73%, 73 या 73% बोलने वालों को इसमें शामिल किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में जो भारोपी भाषा परिवार है इसमें बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, तो इसमें 73% भाषा बोलने वालों को शामिल किया गया है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, और ये हमारे भारत में और पूरे विश्व में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है कि बताइए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये भारोपी भाषा परिवार की भाषा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके बाद में आता है दूसरा आ जाता है भाषा परिवार में द्रविड़ भाषा परिवार। दूसरा होता है द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, और जो द्रविड़ भाषा परिवार होता है इसमें कहाँ की भाषाओं को शामिल किया गया फ्रेंड्स, तो इसमें दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं को द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, दक्षिण भारत की भाषाओं को। ठीक है, अब दक्षिण भारत थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसका दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिण भारत। मतलब विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भारत का जो निचला हिस्सा है ये सब कहलाता है दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसके बाद तेलंगाना, इन राज्यों को शामिल किया गया दक्षिण भारत में। तो इस दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल किया गया है, ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स। ठीक है, अब द्रविड़ भाषा परिवार में जो बोलने वालों का प्रतिशत है वह कितना है, तो ये है 25%। इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रविड़ भाषा परिवार का वर्णन करते हुए उसमें बोलने वाले लोगों का प्रतिशत बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि द्रविड़ भाषा परिवार में किधर की भाषाओं को शामिल किया गया है, तो दक्षिण भारत की भाषाओं को शामिल किया गया है। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसमें बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, तो बोलने वालों का प्रतिशत 25% है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में इसी में अपन देखते हैं कि दक्षिण भारत की कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है और कौन कौन सी भाषाएं इसमें प्रमुख है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में जैसे तेलुगु और इसके बाद मलयालम ये इसमें प्रमुख भाषा है। ठीक है, ये क्या है इसमें, ये प्रमुख भाषा है इसमें द्रविड़ भाषा परिवार में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर तेलुगु, मलयालम, इनके अलावा और कौन कौन सी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, तो तेलुगु मलयालम के अलावा ध्यान रखना फ्रेंड्स तमिल और कन्नड़, इन भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। कौन से भाषा परिवार में, ये द्रविड़ भाषा परिवार में, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा भाषा परिवार, और जो तीसरा भाषा परिवार होता है ये कौन सा है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हमने आपको तीसरा भाषा परिवार बताया था ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, तीसरा हो जाता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है, अब ये जो तीसरा प्रकार है भाषा परिवार का, तो ये ऑस्ट्रिक परिवार में कौन कौन से भाषाओं को शामिल किया गया फ्रेंड्स, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना, बिल्कुल मत हुई कंफ्यूज। इसमें हमारे भारत में जो जनजातियां होती है, तो जनजातियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन से भाषाओं को शामिल किया गया है इसमें, तो जनजातियों के द्वारा। ठीक है, हमारे भारत में जो जनजातियां होती हैं तो जनजातियों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उन भाषाओं को इस भाषा परिवार में शामिल किया गया है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जनजातियों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रमुख भाषा होगी, तो प्रमुख भाषा में जैसे अपन देखते हैं इसमें हो, मुंडा और संथाली, इनको इसमें शामिल किया गया है। हो, मुंडा और संथाली, ये भाषा इसमें प्रमुख होती है। ठीक है, तो जनजातियां तो हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, और हमारा जो पूर्वी भारत है यहाँ पर भी जनजातियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जितनी भी जनजातियां हैं, इन जनजातियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे आष्टिक भाषा परिवार में शामिल किया गया है। परंतु इसमें जो प्रमुख भाषा है उसमें हो, मुंडा और संथाली, ये भाषाएं इसमें प्रमुख होती हैं। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में, इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में, इसके बाद फिर झारखंड में, ठीक है, इसके बाद फिर उड़ीसा में, फिर हमारे इधर पूर्वी भारत में जितनी भी जनजातियां हैं इनके द्वारा जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन सभी भाषाओं को आष्टिक भाषा परिवार में शामिल किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब ये जितने भी जनजातियां हैं इन जनजातियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है तो ऐसे बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो ऐसे बोलने वालों का प्रतिशत 1.3% फ्रेंड्स, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है जो बोलने वालों का प्रतिशत है तो कितना है फ्रेंड्स, तो आपको बोलने वालों का प्रतिशत याद रखना है 1.3%, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1.3% है ये आष्टिक भाषा परिवार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं को बोलने वालों का प्रतिशत है 1.3%, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर चौथा प्रकार, तो इसमें चौथा प्रकार कौन सा होता है भाषा परिवार का, वो देखिए इसमें, तो चौथा प्रकार इसमें हो जाता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब चीनी तिब्बती भाषा परिवार का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो हमारे भारत का जो चीन तिब्बत से लगा हुआ एरिया है या चीन तिब्बत से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको चीनी तिब्बती भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ठीक है, तो चीन तिब्बत से लगा हुआ हमारे भारत का क्षेत्र, जैसे अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश लग जाता है, तिब्बत से लगा हुआ हिस्सा है। इसके बाद फिर इधर जाते हैं तो थोड़ा सा ये पश्चिम बंगाल है, फिर इसके बाद में असम लगा हुआ है। तो चीन तिब्बत से लगा हुआ जो क्षेत्र है और यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उन भाषा को चीनी तिब्बती भाषा परिवार में शामिल किया गया है। अब इसमें जो लोग भाषा बोलते हैं इसमें बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, तो इसमें बोलने वालों का प्रतिशत 0.7% होता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो भाषा परिवार है तो भारत की जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं को 4 भाषा परिवार में रखा गया है। ठीक है, और 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं हमने आपको अभी यहाँ पर बताया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में भाषा परिवार का वर्णन करते हुए इनके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो अगर आपसे 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, भाषा परिवार लिखिए, भाषा परिवार की छोटी सी परिभाषा बताइए जो हमने आपको बताया कि भाषाओं के आपस में जो संबंध होते हैं या आपस में संबंधित भाषाओं को हम भाषा परिवार कहते हैं। तो ऐसा अर्थ लिखते हुए आप इसको 4 प्रकार में डिवाइड कर दीजिए। तो 4 पार्ट में डिवाइड कैसे करना है आपको, तो ये इसका अर्थ बताने के बाद में कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ये आपको इस प्रकार से ये फ्लो चार्ट में दर्शा देना है। तो फ्लो चार्ट बनाकर भाषा परिवार लिख दीजिए, भाषा बहुरूपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आष्टिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसमें आपको पूरे 3 नंबर वो देगा। ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे इसमें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भाषा परिवार का टॉपिक समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है उसका नाम होगा भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब देखिए इसमें भारतीय आर्य भाषा क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अपन शुरू कर रहे हैं भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा किसे कहते हैं, इसके बाद में ये कितने प्रकार की होती है ये हम इसको शुरू करते हैं। देखिए इसमें शुरू करते हैं भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब जो भारतीय आर्य भाषा है तो इसका नाम आर्य भाषा क्यों हुआ ये हम आपको बताते हैं। देखिए अब आपको पता होगा कि हमारे भारत में जब आर्य आए थे तो आर्य आए थे उससे पहले हमारे भारत में एक सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, उसी दौरान हमारे भारत में आर्यों का आगमन हुआ था।
अब सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ फ्रेंड्स, तो इसके बारे में विचारों का एक मत नहीं है, अलग अलग विद्वान अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब हमारे भारत में आर्य लोग आना शुरू करते हैं। अब ये आर्य कहाँ से आए थे, तो इसमें भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने विचार दिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो सर्वमान्य मत होता है वो किसका है, मैक्स मुलर का सर्वमान्य मत है। तो मैक्स मुलर ने कहा है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे और उसी के विचारों को सभी ने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। तो ये आर्य लोग हमारे भारत में आते हैं, ठीक है। तो जब आते हैं हमारे भारत में और आकर इधर बस जाते हैं, तो ये प्रवेश किधर से करते हैं हमारे भारत में, तो हमारे भारत में जो पश्चिमी क्षेत्र होता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र ये वाला होगा, है ना। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र यहाँ से हमारे भारत में ये लोग प्रवेश करते हैं आर्य लोग, और आने के बाद में हमारे भारत में बस जाते हैं। और भारत में जब इधर बस जाते हैं तो इधर इन्होंने भाषा को बोलना शुरू किया था। तो आर्यों ने जिस भाषा को बोलना शुरू किया था उसी को कहा जाता है आर्य भाषा, आ रहा समझ में। और यह भाषा की शुरुआत, आर्य भाषा की शुरुआत हमारे भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब जब आर्य लोग हमारे भारत में आ जाते हैं और भाषा बोलना शुरू करते हैं, जिसको हमने नाम क्या दिया, आर्य भाषा। और यही आर्य भाषा अभी वर्तमान में क्या है फ्रेंड्स, तो यही वर्तमान में आर्य भाषा है संस्कृत। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य भाषा का नाम क्या है, तो आर्य भाषा का नाम वर्तमान में है संस्कृत। तो आर्य भाषा क्या हुई फ्रेंड्स, तो आर्यों ने इसको शुरू किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आर्य भाषा, मतलब संस्कृत। अब उस समय इन लोगों ने बोलना चालू किया, ठीक है, किसको, आर्य भाषा को बोलना चालू किया। उस समय फिर कुछ लिखना भी प्रारंभ किया, उससे फिर हमारे भारत में भाषा की शुरुआत हो गई। अब क्या आर्य आए थे उससे पहले हमारे भारत में कोई भाषा नहीं थी, ठीक है। क्या पहले कुछ लोग बोलते नहीं थे, बोलते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी बोलते थे, लेकिन क्या बोलते थे, क्या लिखते थे, ये आज हमारे पास कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिससे हम ये साबित कर दें कि वो ये भाषा बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे आज तक कुछ समझ में नहीं आया, क्या लिखते थे ये आज तक कुछ समझ में नहीं आया। लिखते कैसे थे, तो वो लोग चित्र के रूप में लिपि लिखते थे, उस लिपि को नाम दिया गया था भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है। लेकिन जब ये आर्य लोग हमारे भारत में आते हैं तो आर्य लोगों ने लिखना प्रारंभ किया, जिससे हमारे भारत में भाषा की शुरुआत हो गई। तो आर्य भाषा और आर्य भाषा का ही रूप है संस्कृत, ध्यान रखना। और यही संस्कृत हमारे भारत की पहली भाषा है फ्रेंड्स। और इसी संस्कृत से हमारी हिंदी की, डायरेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन हमारी हिंदी की आदि जननी संस्कृति है। संस्कृत से पाली का उद्भव होगा, पाली से फिर प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से फिर हमारी हिंदी का उद्भव होता है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब इसके बाद में शुरू करते हैं कि जो भारतीय आर्य भाषा है, तो भारतीय आर्य भाषा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो जो भारतीय आर्य भाषा है, तो भारतीय आर्य भाषा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या 3 भाग में इसको बांटा गया है। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो पहला हो जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा हो जाता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा हो जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पहली हो जाती है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और दूसरी हो जाती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरी हो जाती है ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये ऐसे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा होती है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय कब से कब तक रहा है, तो यहाँ पर देखिए, तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा फ्रेंड्स, इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व इसका समय रहा है। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व इसका समय रहा है, किसका, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का। इसके बाद फिर जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका समय कब से कब तक रहा है, तो इसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक इसका समय रहा है, ठीक है। इसके बाद में फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका समय कब से कब तक रहा है,
तो 1000 ईस्वी से अब तक ये इसका समय रहा है। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को। अब आपसे एग्जाम में अगर वो पूछता है कि भारतीय आर्य भाषा को लिखिए, अब भारतीय आर्य भाषा को लिखना है तो उसमें लिखेंगे क्या, 3 नंबर में। तो 3 नंबर में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस ये लिखना है कि भारतीय आर्य भाषा है क्या, तो आर्यों के द्वारा भारत में जिस भाषा को शुरू किया गया उसे हम भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। ठीक है, इसका रूप है संस्कृत। फिर फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इसके 3 प्रकार लिख देना, और तीनों प्रकार लिखने के बाद में इनका समय कब से कब तक रहा है ये आप इसमें लिख देना, तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो इसमें थोड़ा समझ लीजिए आप। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इसका समय कब से कब तक रहा है, तो बताया मैंने आपको अभी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व रहा है। और इसी का रूप क्या है फ्रेंड्स, तो इसी का रूप है संस्कृत। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो यहाँ पर संस्कृत प्रचलन में थी। संस्कृत का उपयोग आर्य लोग करते थे, बोलने में भी और लिखने में भी। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो इसको भी 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को या संस्कृत को वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्राचीन आर्य भाषा मतलब हमारी संस्कृत। ठीक है, और संस्कृत हमारे भारत की सबसे पहली भाषा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। तो 2 पार्ट इसके कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है वैदिक संस्कृत और दूसरा हो जाता है लौकिक संस्कृत। दूसरा क्या हो जाएगा, लौकिक संस्कृत। ठीक है, ये इसको ऐसे 2 पार्ट में बांटा गया है। अब जो वैदिक संस्कृत है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि उस समय आर्यों के द्वारा वेदों को लिखने में जिस भाषा का प्रयोग हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक भाषा कहते हैं या वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो इसी समय अपन देखते हैं जैसे वैदिक संहिताएं लिखी गई। ठीक है, इस समय रचनाएं क्या क्या की गई, तो इसी समय वैदिक संहिताएं लिखी गई, वैदिक संहिताएं लिखी गई। इसके बाद फिर आरण्यक लिखे गए, आरण्यक। इसके बाद फिर उपनिषद जो प्राचीन थे उनको इसमें शामिल किया गया है। तो आपको पता है कि जो वैदिक संहिता है ये आर्यों के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद फिर आरण्यक है, उपनिषद है, ये सब आर्यों के द्वारा लिखे गए हैं। तो इनको सबको किस में शामिल किया गया है, तो इन सबको वैदिक संस्कृत में शामिल किया गया है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें लौकिक संस्कृत। एक बात और इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि वैदिक संस्कृत का समय कब से कब तक रहा है, तो देखो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इसका पूरा समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व रहा है, और जो वैदिक संस्कृत है इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। अब ईसा पूर्व बताने की आवश्यकता तो नहीं है, आप इसको इतिहास में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में इसी वैदिक संस्कृत को एक नाम से और जानते हैं, छांदस। तो ये छांदस नाम किसने दिया है, तो इसमें यास्क और जो हमारे पाणिनि हैं, तो पाणिनि व्याकरण के ज्ञाता हैं, विद्वान है प्रमुख, तो उन्होंने इस वैदिक संस्कृत को एक नाम और दिया है, छांदस। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्या नाम दिया फ्रेंड्स, छांदस। छांदस, ये छांदस किसने कहा है वैदिक संस्कृत को, पाणिनि ने और यास्क ने। ठीक है, इसके बाद लौकिक संस्कृत, इसका समय कब से कब तक रहा है, तो इसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व इसका समय रहा है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब जो लौकिक संस्कृत होती है, तो इस समय क्या होने लगा कि जो संस्कृत थी उसका रूप सरल होने लगा। ठीक है, जो वैदिक संस्कृत है इसका रूप और यहाँ पर सरल होने लगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लौकिक संस्कृत। अब इस समय हम देखते हैं कि पाणिनि के द्वारा एक रचना लिखी गई थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। इसमें आपको ध्यान रखना है, पाणिनि। तो पाणिनि ने एक रचना लिखी जिसका नाम हुआ अष्टाध्यायी। ठीक है,
और यही व्याकरण के लिए जानी जाती है अष्टाध्यायी, जो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अष्टाध्यायी। तो ये अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। तो ये लौकिक संस्कृत में लिखी गई थी, मतलब संस्कृत का जो वैदिक रूप है या वैदिक संस्कृत है उससे थोड़ी सरल है ये, तो इसलिए इसको कहा जाता है लौकिक संस्कृत फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये प्राचीन संस्कृत को दो पार्ट में हमने बांटा है। इसके बाद फिर आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ये कौन सा प्रकार हुआ? तो ये होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, ये पहला प्रकार इसका समाप्त हुआ। अब इसके बाद फिर जो इसका दूसरा प्रकार होता है, तो दूसरा प्रकार होता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा इसका प्रकार होता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय कब से कब तक रहा है? तो इसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक इसका समय रहा है। ठीक है, ये इसका समय रहा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। अब इस समय क्या हुआ कि इसको फिर 3 पार्ट में हम बांटते हैं। ठीक है, तो इस समय हम इसको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 पार्ट में बांटते हैं। तो 3 पार्ट इसके कौन कौन से हो जाते हैं? तो इसमें ध्यान रखना, पहली प्राकृत, फिर दूसरी प्राकृत और फिर तीसरी प्राकृत, ऐसे 3 भाषा में इसको बांटा जाता है या 3 पार्ट में इसको बांटा जाता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को। अब यहाँ पर जो प्राकृत शब्द आया है, तो प्राकृत शब्द का मतलब क्या हुआ? तो प्राकृत शब्द का मतलब है संस्कृत से निकली हुई। तो संस्कृत से जो भाषा निकली है उससे हम कहते हैं प्राकृत। ठीक है, अब जो प्राकृत भाषा है तो प्राकृत को भी यहाँ पर 3 पार्ट में बांटा जाता है। तो 3 प्रकार इसके कौन कौन से हो जाते हैं फ्रेंड्स प्राकृत के? तो यहाँ पर देखिए, इसमें पहला हो जाएगा पहली प्राकृत, फिर इसके बाद में दूसरी प्राकृत और फिर तीसरी प्राकृत। ये 3 पार्ट में इसको बांटा जाता है प्राकृत को भी। अब जो पहली प्राकृत होगी इसका समय कब से कब तक रहा है? ठीक है, और दूसरी का समय कब से कब तक है? तीसरी का समय कब से कब तक है? तो ये समय अब हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 1000 ईस्वी है। ठीक है, हाँ, इसके बाद फिर देखिए जो पहली प्राकृत है, तो पहली प्राकृत में कौन सी भाषा को शामिल किया गया फ्रेंड्स? तो इसमें पाली को शामिल किया गया है। इसके बाद दूसरी प्राकृत में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें दूसरी प्राकृत में प्राकृत को शामिल किया गया है और तीसरी प्राकृत में अपभ्रंश को शामिल किया गया है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को। अब जो पहली प्राकृत भाषा है ये कौन सी थी? पाली थी। ठीक है, तो पाली का उद्भव कैसे हुआ? तो इसका उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको प्राकृत का अर्थ पहले ही बता दिया है। तो प्राकृत का अर्थ यहाँ पर क्या है? संस्कृत से निकली हुई, ये प्राकृत का अर्थ हुआ। फिर इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरी प्राकृत। ठीक है, ये भी इसका अर्थ है। तो जो पाली है, पाली को शुरू किसने किया था फ्रेंड्स? तो पाली को शुरू करने का श्रेय गौतम बुद्ध को दिया जाता है। गौतम बुद्ध को यह श्रेय दिया जाता है। एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि पाली की शुरुआत किसने की थी, तो आपको इसमें ध्यान रखना है पाली की शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक है, इसके बाद में इसी पाली के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो इसका प्राचीनतम ग्रंथ हमको मिलता है, तो आपने नाम सुना होगा, जैसे दीपवंश का नाम सुना होगा जिसको श्रीलंका में लिखा गया था। फिर इसके अलावा पाली में ही बहुत सारे ग्रंथ हमारे भारत में लिखे गए। तो गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ ग्रंथों को लिखा गया था पाली भाषा में ही। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा को शुरू किया था, पाली भाषा में ही उन्होंने उपदेश दिया था लोगों को। ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, इसीलिए पाली भाषा का जनक भी गौतम बुद्ध को ही माना जाता है। इसके बाद फिर कुछ ग्रंथ इनके या इनसे संबंधित कुछ ग्रंथ हैं, जैसे जातक कथाएं। ये भी सब किस में लिखे गए हैं? पाली में ही लिखे गए हैं, जातक कथाएं। ठीक है, तो जातक कथाओं में किसका वर्णन मिलता है? महात्मा बुद्ध का वर्णन हमें मिलता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इसी पाली भाषा में हमें बुद्ध घोष के बारे में हमको मिलता है, धम्म घोष के बारे में मिलता है। फिर इसके बाद में गौतम बुद्ध से संबंधित और भी अन्य रचनाएं इसमें लिखी हुई है पाली भाषा में, जो गौतम बुद्ध से संबंधित लिखी हुई है सब। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरी आ जाती है दूसरी प्राकृत। चलिए इसमें देखिए फिर आगे
तो यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। इसके बाद फिर आती है दूसरी प्राकृत। अब जो दूसरी प्राकृत है, दूसरी प्राकृत, तो दूसरी प्राकृत को शुरू किसने किया था? तो दूसरी प्राकृत का नाम ही है प्राकृत, ठीक है। और इसको शुरू करने का श्रेय और आगे बढ़ाने का श्रेय हमारे महावीर स्वामी को दिया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो महावीर स्वामी ने इसको बहुत अधिक बढ़ावा दिया था। किसको? दूसरी प्राकृत को। इसके बाद फिर तीसरी आ जाती है अपभ्रंश। जो तीसरी प्राकृत होती है, तो तीसरी प्राकृत कौन सी है? तीसरी प्राकृत होती है फ्रेंड्स अपभ्रंश। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 प्राकृत हुई। अब अपभ्रंश को हम शुरू कर रहे हैं। तो अपभ्रंश क्या है, इसका अर्थ क्या है, किसने इसको शुरू किया था, इसकी पहली रचना कौन सी थी, इसके विद्वान कौन से हैं, ये हम अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें, अब इसमें हम यहाँ पर देखते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो अपभ्रंश का सीधा सा अर्थ होता है कि भाषा का बिगड़ा हुआ रूप या गिरा हुआ रूप, उसको हम अपभ्रंश कहते हैं। या फिर व्याकरण के स्तर में जो परिवर्तन आता है उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। ये अपभ्रंश का अर्थ होता है जब भाषा का रूप बिगड़ने लगता है, ठीक है, या व्याकरण के स्तर में परिवर्तन होने लगता है, तो उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। ये अपभ्रंश का अर्थ होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स। अपभ्रंश का अर्थ क्या याद रखेंगे आप? कि व्याकरण के स्तर में परिवर्तन, व्याकरण के स्तर में परिवर्तन, ठीक है। ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा। ये कहलाता है अपभ्रंश। इसके बाद फिर भाषा का जब रूप बिगड़ने लगता है तो वह भी अपभ्रंश ही कहलाता है। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अपभ्रंश से संबंधित कुछ विद्वानों के नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला आपको याद रखना है स्वयंभू का, ठीक है, स्वयंभू। इनका नाम आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वयंभू एक ऐसे विद्वान थे या ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अपभ्रंश पर लिखने का कार्य किया था। तो अपभ्रंश पर लिखने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? स्वयंभू ने। तो इन्होंने रचना कौन सी लिखी थी? तो इनकी रचना का नाम आपको ध्यान रखना है पौमचर्यु। पौमचर्यु ये अपभ्रंश की सबसे पहली रचना है, ठीक है। और इस पौमचर्यु में किसका वर्णन किया था इन्होंने? तो इन्होंने भगवान श्री राम का वर्णन किया था और यह महाकाव्य था पौमचर्यु। तो याद रखना, ये इसका अपभ्रंश का सबसे पहला महाकाव्य है पौमचर्यु, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और भगवान श्री राम का वर्णन इन्होंने किया है। इसके बाद में स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो ये इनको कहते हैं, ठीक है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर बाद में कई लोगों ने अपभ्रंश पर लिखने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो इनके बाद में, स्वयंभू के बाद में फिर बहुत सारे विद्वान आ जाते हैं। जैसे धनपाल का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। सरहपा, कण्हपा, इन कई विद्वानों ने लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जैसे धनपाल ये भी अपभ्रंश के ही विद्वान हैं। तो इन्होंने जो रचना लिखी थी, तो इनकी रचना का नाम आपको ध्यान रखना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा ये इनकी रचना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी अपभ्रंश के विद्वान है। इसके बाद फिर अगले विद्वान का नाम आता है सरहपा। तो सरहपा इन्होंने भी एक रचना लिखी थी जिसका नाम हुआ दोहा कोश। दोहा कोश, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में कण्हपा आए। तो कण्हपा ने भी दोहा कोश लिखा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये अपभ्रंश के कुछ विद्वान हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये अपभ्रंश अब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बातें इससे संबंधित और हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या? तो यहाँ पर हमने आपको बताया ये अपभ्रंश से संबंधित कुछ रचनाएं हैं।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसी अपभ्रंश से हमारी हिंदी की भी उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो अपभ्रंश है कितने, तो इसके बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी है। तो वैसे तो हमारे भारत में जो भाषाएं होती है उनकी उत्पत्ति अलग अलग अपभ्रंश से हुई है। तो ऐसे तो 27 अपभ्रंश बताए गए हैं, लेकिन जो भोलानाथ तिवारी हैं तो भोलेनाथ तिवारी ने 7 अपभ्रंश हमारे भारत में बताए हैं, जो प्रमुख है, आपको याद भी रखना होगा। तो कौन कौन से वो 7 अपभ्रंश हैं वो देखिए इसमें। 7 अपभ्रंश तो भोलानाथ तिवारी के द्वारा, भोलानाथ तिवारी, तो भोलानाथ तिवारी ने कौन कौन से अपभ्रंश बताए हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो 7 अपभ्रंश आपको याद रखना है। देखिए इसमें पहला, तो पहला अपभ्रंश इन्होंने बताया शोरसेनी, शोरसेनी अपभ्रंश। दूसरा अपभ्रंश इन्होंने बताया अर्धमागधी, अर्धमागधी। इसके बाद फिर तीसरा बताया इन्होंने मागधी। इसके बाद फिर चौथा हो जाता है खस, पांचवा हो जाता है ब्राह्मण, छठवा हो जाता है पैसाची, पैसाची। इसके बाद फिर सातवां हो जाता है महाराष्ट्री। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये 7 अपभ्रंश इन्होंने बताए। इन्हीं 7 अपभ्रंशों से हमारे भारत में विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इन्हीं अपभ्रंशों से हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। जैसे शोरसेनी अपभ्रंश है, इसके बाद फिर अर्धमागधी है, मागधी है, तो इनसे भी हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। क्योंकि जो शोरसेनी अपभ्रंश है, तो शोरसेनी अपभ्रंश से कुछ भाषाओं की उत्पत्ति होगी, जिसमें जैसे पश्चिमी हिंदी, फिर इसके बाद में गुजराती, ठीक है, और राजस्थानी, ये 3 भाषाओं की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो राजस्थान में आप देखते हैं तो राजस्थान में भी हिंदी चलती है, पश्चिमी हिंदी जैसे हमारे हरियाणा में, फिर इसके बाद में हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। तो इसी शोरसेनी अपभ्रंश से कुछ भाषाओं की उत्पत्ति होगी, जिसमें राजस्थानी है और इसके बाद फिर पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, तो ये हिंदी का ही रूप है। तो इसलिए हमारी हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, अपभ्रंश से मानी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर अब हम पढ़ेंगे अवभट्ट को। तो अवभट्ट क्या है, और फिर इसके बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौन कौन सी है, ये हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।